नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र पर आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों एक खबर राष्ट्रीय मीडिया में भारत और भारत के विकास को लेकर आई, जब मीडिया ने हमें ये बताया कि देश में लिथियम का भंडार मिला है। ये लिथियम का भंडार जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीज़न में मिलना बताया गया, जो कि रियासी ज़िला जो जम्मू डिवीज़न का है उसके एक गांव जो कि सदर तहसील है, जिसको आप वो रियासी के ही नाम से जाना जाता है, उसके सलाल गांव में ये बताया गया कि साहब लिथियम का एक बड़ा भंडार मिला है। और ये लिथियम का जो एक भंडार मिला है वो करीब 59 लाख टन ये लिथियम G3 जो खनिज है उसका मिला है। देश में बड़ी खुशी का माहौल हुआ और ये तक बताया गया कि जो अब तक दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों, जिसमें आपका अर्जेंटीना है, चिली है, इसमें पूरे विश्व का 50% लिथियम वो मिलता है। लिथियम वो खनिज है जो कि आने वाले जो भविष्य है उस पीढ़ी का वो ईंधन है, उस पीढ़ी के लिए काम आने वाला वो खनिज है, जिसका कि चिकित्सा से लेके और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और के लिए बेहद ज़रूरी लिथियम बैटरीज, इन तमाम चीज़ों में इसका इस्तेमाल है। तो 50% तो दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों के पास है। उसके बाद जो बड़ा भंडार है वो है चीन और ऑस्ट्रेलिया के पास। भारत में अभी तक लिथियम नाम की ये जो चीज़ है वो नहीं मिला करती थी, यानी कि हमारे देश को पूरी तरीके से इसके आयात पर निर्भर रहना पड़ता था। ज़्यादातर हम ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं, चीन से लेते हैं। अब चीन से हमारे कैसे रिश्ते हैं ये जग जाहिर है, हमारा शत्रु देश है, हमने उनसे एक लड़ाई भी लड़ ली है। ये अलग बात है कि तमाम कमोडिटी हम आपस में व्यापार चलता है और आज का तकाजा है कि व्यापार चलता रहेगा। अब ये जो सूचना हमें मिली है लिथियम की 2022 में, क्या हम कल्पना करने की स्थिति में हैं कि ये सूचना या ये खोज लिथियम की हमें आज से लगभग 26 साल पहले यानी 1997 में मिल चुकी होती। बड़ा आश्चर्य की बात है कि जो लिथियम की खोज आज 2022 में की गई वो 1997 में कैसे मिल गई होती। तो बिल्कुल 1995 से 1997 तक GSI, जो कि जिम्मेदार है इस तरह के खनिज के अन्वेषण का, खनिजों का पता लगाने के लिए देश में, उसने 1997 यानी 1997 में केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी इसी क्षेत्र से, जम्मू डिवीजन के, कि साहब वहां पर लिथियम का भंडार है। देखिए, लिथियम की जो खोज है इसके कुल 4 चरण होते हैं, 4 स्टेजेस हैं अलग अलग। तो पहला स्टेज क्या होता है कि जहां पर कहीं शुरुआती खोज में ये पता चलता है कि कोई खनिज या कोई ऐसी खोज है जिसकी कि वहाँ मौजूदगी है। उसके बाद फिर उसका जो सेकंड स्टेज होता है, फिर उसका जो तीसरा चरण होता है, फिर चौथा यानी फाइनल चरण, जहाँ कि उसकी फिर माइनिंग और उसको निकालना और उसको काम में लिया जाना ये शुरू हो जाता है। तो 1995 से 1997 तक GSI ने जम्मू डिवीज़न के इसी क्षेत्र में जहाँ आज मिला है लिथियम का भंडार, वहाँ पर बाकायदे इन्होंने खोज किया, सर्वे किया और सर्वे के बाद 1997 में तत्कालीन केंद्र सरकार को ये रिपोर्ट सौंपी कि साहब हमारे पास लिथियम का वहाँ पर भंडार है, आगे होने की संभावना है। यानी पहले स्टेज का काम 1997 में पूरा कर लिया गया। बीते दिनों जो पूरे देश ने सुना कि लिथियम का भंडार मिला है वो दूसरा चरण है। यानी आप जरा सोचें कि 1997 से पहला चरण पूरा हो जाने के बाद लिथियम की खोज का 26 साल लगे जब हम दूसरे चरण में। ऐसा क्यों हुआ? थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं।
थोड़ा सा भारत के राजनीतिक इतिहास में चलते हैं। 1984 से 1989 तक इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद 1994 में जो चुनाव हुए उसमें अभूतपूर्व ढंग से कांग्रेस विजयी रही और 1984 से लेकर 1989 तक स्वर्गीय राजीव गांधी यानी कांग्रेस की सरकार रही भारत में 5 साल। 1989 से 90 विश्वनाथ प्रताप सिंह, 1990 से 91 में फिर आए चंद्रशेखर साहब। ये दोनों सरकारें जनता दल की थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह राजीव गांधी के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ बोफोर्स दलाली के बड़े बड़े दावे किए। उसके बाद वो सरकार में आए। सरकार में आके उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, मंडल जैसा एक जहर बो गए इस देश के लिए, ये हमारी आज की बातचीत का हिस्सा नहीं है। आते हैं फिर चंद्रशेखर जी पर। चंद्रशेखर जी की सरकार कांग्रेस के ही समर्थन से चल रही थी। देश का सोना गिरवी रखने का एकमात्र उदाहरण भारत के इतिहास में चंद्रशेखर जी की सरकार ने करके दिखाया, जिसको बाहर से समर्थन दे रही थी कांग्रेस पार्टी। उसके बाद 1991 से 1996 तक यह टर्म आता है नरसिम्हा राव का, जब कांग्रेस की एक बार फिर 5 साल पूरी बहुमत के साथ सरकार बन जाती है देश में। ये वो भी दौर था भारत का जिसमें आर्थिक उदारीकरण देखा गया। ये वो भी दौर था जिसमें राम मंदिर का आंदोलन धीरे धीरे शक्ल ले रहा था और राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं भी नरसिम्हा राव जी के प्रधानमंत्री रहते हुए इस देश में घटी थी। फिर नरसिम्हा राव जी के कांग्रेस आलाकमान से कैसे रिश्ते रहे, ये बाद में देखा गया। नरसिम्हा राव जी के न रहने पर, उनके दिवंगत होने पर इसको देखा गया। तो ये सिलसिला लगातार चलता रहा। फिर 1996 और 13 दिन, 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार आई। ये भी इस दौर ने, इस देश ने देखा। जून 1996 से अप्रैल 1997 तक यहां से शुरू होता है। जून 1996 से अप्रैल 1997 तक HD देवगौड़ा ये हुए देश के प्रधानमंत्री। फिर अप्रैल 1997 से लेकर 1998 तक IK गुजराल साहब। एक बार फिर देवगौड़ा से जनता दल की सरकारों का यानी संयुक्त विपक्ष की सरकारों का एक सिलसिला शुरू हुआ और IK गुजराल साहब भारत के प्रधानमंत्री हुए। अब जब हम थोड़ी देर पहले आपको ये बताया कि 1995 से लेकर 1997 तक GSI ने जम्मू डिवीजन के इसी क्षेत्र में लिथियम की खोज की और उसकी शुरुआती यानी पहले चरण की रिपोर्ट दी, तो जरा मिलाइए। 1995 में नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी जी की मृत्यु हो चुकी थी और UPA की सर्वे सर्वा सोनिया गांधी, कांग्रेस की सर्वे सर्वा सोनिया गांधी, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोल पूरी तरीके से तो नहीं। नरसिम्हा राव जी के समय ये कह सकते हैं कि रिमोट तो था हाथ में सोनिया गांधी के, लेकिन जरा उसकी मजबूत पकड़ इसके बनाने की प्रक्रिया चल रही थी और शायद यही वो वजह थी कि नरसिम्हा राव से एक तल्ख रिश्ते अंत तक कायम रहे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और इनके परिवार का, यानी 10 जनपद के परिवार का। लेकिन GSI की ये खोज नरसिम्हा राव जी के सरकार रहते ही शुरू हो गई थी 1995 में, और देश का जो राजनीतिक घटनाक्रम था वो 95 से लेकर 97 तक इतना बदला कि उसमें 3 प्रधानमंत्री आ गए। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी आ गए 13 दिन के लिए, उसमें SD देवगौड़ा आ गए 96 से 97 के कुछ महीनों के लिए, और उसके बाद 97 से मार्च 98 तक के लिए IK गुजराल साहब भी आ गए। 97 में ये रिपोर्ट सौंपी जा चुकी थी। तो तकनीकी रूप से अगर आप कहिए तो HD देवगौड़ा के प्रधानमंत्री रहते हुए, जनता दल के सरकार रहते हुए GSI की ये रिपोर्ट, जिसमें आज हमने देख रहे हैं कि 59 लाख टन लिथियम की जो आज खोज की समाचार हमारे बीच में है, ये SD देवगौड़ा के प्रधानमंत्री रहते हुए GSI ने दे दिया था। उसके बाद दौर बीतता रहा। 1999 में फिर
टर्म बदला और 1999 से 2004 तक एनडीए गठबंधन की पहली 5 साल चलने वाली अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई। और उसके बाद सिलसिला चलता रहा। 2004 के बाद यूपीए 1 आया, उसके बाद यूपीए 2 आया और फिर आता है 2014। 2014 में भारत में एनडीए की यानी भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार आई। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में देश के सामने आए। ये उनका दूसरा टर्म है। तो आप ये सवाल जरूर दिमाग में ला सकते हैं और आ सकता है कि आखिर वो क्या वजह थी कि 1997 में लिथियम की खोज की पहली चरण के पूरा कर लेने के बाद जीएसआई ने रिपोर्ट सौंपी और उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। 26 सालों तक कुछ नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी 5 साल की सरकार इसमें शामिल है जिसमें कुछ नहीं हुआ। कश्मीर को लेके, जम्मू कश्मीर को लेके तमाम चीजें की गई, अमन यात्रा की गई, लाहौर तक बस भी गई, सब कुछ हुआ, लेकिन लिथियम को लेके कुछ नहीं हुआ। और अब जब साल 2022 आता है तो हम और अपना देश लिथियम की खोज के दूसरे चरण को पूरा कर चुका है। और अब हमारे एजेंसीज ने, जो खोजी संस्थान हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, जीएसआई, उसने कहा है कि साहब सिर्फ इतना बड़ा 59 लाख टन लिथियम का भंडार ही नहीं मिला है, बल्कि सबसे अच्छा यानी सबसे अच्छी क्वालिटी का लिथियम संसार भर में उसके मिलने की संभावना है। सामान्य तौर पर 220 पार्ट्स पर मिलियन, जिसको पीपीएम कहा जाता है, ये एक गुड क्वालिटी माना जाता है लिथियम का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन जीएसआई के इस दूसरे चरण की रिपोर्ट के बाद ये कहा जा रहा है कि भारत में जो लिथियम मिला है, जम्मू डिवीजन में जो लिथियम मिला है, वो लगभग 500 पीपीएम का है, यानी बहुत अच्छी क्वालिटी है और उससे भी अधिक है अभी ये संभावना है। अभी इसके 2 चरण और बाकी हैं, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि 4 चरणों में ये पूरी प्रक्रिया पूरी होती है इसके वास्तविक उत्खनन तक। तो अभी 2 चरण और बाकी हैं और 2 चरण और होंगे। लेकिन अब यहां सवाल ये जरूर उठता है और उठाया जाना चाहिए कि क्या वजह थी कि 97 में, और आप देखिए ना 97 के बाद केवल ये जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक टर्म था 5 साल का, उसको छोड़ के हमेशा कांग्रेस परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सरकारों से जुड़ी रही है। जरा याद करिए, किसी समय यानी जब बात आती है कि 13 दिन की अटल जी की सरकार गिरने के बाद 1996-97 में हरकिशन सिंह सुरजीत, मार्क्सवादी पार्टी के अगुआ, वो किंगमेकर हुआ करते थे। लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे लोग वो प्रधानमंत्री पद की रेस में थे। ये वो दौर था जब कब कौन प्रधानमंत्री बन जाएगा देश ये तलाश रहा था और ये सूचना पाने की उम्मीद कर रहा था कि भैया इस देश का प्रधानमंत्री कौन हो गया और कितने दिनों के लिए हो गया। और ऐसे में दौड़ा दौड़ा कौन दौड़ा, तो देवगौड़ा साहब का नाम आया और देवगौड़ा जी के समय ये रिपोर्ट भी फाइल हुई। देवगौड़ा जी के बाद एक और देश को प्रधानमंत्री मिले, आई.के. गुजराल साहब। और आई.के. गुजराल साहब के समय स्थिति ये थी कि पीएमओ ऑफिस में पाकिस्तान डेस्क नाम की शय, जिस पर पाकिस्तान को लेकर चिंता होती थी, काम होता था, स्ट्रेटजीज डिसाइड की जाती थी, उस डेस्क को बंद कर दिया गया था, ये कहते हुए कि जरूरत क्या है, कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान डेस्क नाम की किसी चीज की व्यवस्था की पीएमओ लेवल पे। जरा याद कीजिए 60 के दशक में जब नेहरू जी ने कहा कि साहब सेना की जरूरत ही नहीं है और हिंदू चीनी भाई भाई के नारे लगाते हुए उन्होंने बाकायदे जो है अपने रक्षा उत्पाद के संस्थानों में चीनी मिट्टी की प्लेटें और खिलौने और तमाम चीज़ें, बर्तन और भाड़े बनवाने शुरू की। उसके बाद 62 में क्या हुआ ये सब जानते हैं। तो ये राजनीतिक दरिद्रता का और निर्वाचन दरिद्रता का वो समय था जिसको आज के बहुत सारे लोग
भूल चुके होंगे या उससे परिचित नहीं होंगे। 1997 से चली हुई इस यात्रा को आज 2022 में 26 साल लगे, जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने दूसरे चरण को अंजाम तक पहुंचाया और अब इसके बाद तीसरा चरण है, चौथा चरण है, जब भारत दुनिया के दूसरे सबसे बड़े लिथियम भंडार का मालिक होगा। तो जब मैं ये कहता हूं कि सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि भारत लिथियम भंडार का मालिक बने, तो इसके पीछे ये पूरा एक, आप देख लीजिए ना, पूरा एक चैन है वास्तविक घटनाओं की, वास्तविक हैपन्स की, ये तथ्य हैं जिसका कैलेंडर मैंने आपके सामने रखा है कि क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं। सोचिए जरा, इससे दुखद क्या हो सकता है इस देश के लिए। और कल्पना कीजिए कि अगर 2014 में इस देश में एक राष्ट्रवादी सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ होता तो आज हम कहां होते, भारत कहां होता। अब जब मैं ये कह रहा हूं कि ये रिपोर्ट तो 26 साल पुरानी है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि नरेंद्र मोदी जी आए 2014 में और अचानक जब हम लोगों को पिछले कुछ दिनों पहले सूचना मिली है, समाचार मिले हैं कि लिथियम मिल गया, लिथियम मिल गया, वो अचानक एक दिन उठे और उन्होंने ऐसे एक मुट्ठी उठाई जम्मू में जाके और कह दिया साहब लिथियम मिल गया। ऐसा नहीं है, वो फाइलें थी, वो काम थे, और 2014 के बाद से भी वो लगातार तैयारियां चल रही थी। इसकी कुछ चीज़ें अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखिए कि ये भारतीय सनातन संस्कृति में और जो हमारा हिंदू बिलीफ सिस्टम है, ये जो लिथियम का भंडार मिला है ये उन्हीं पहाड़ी रेंज के बीच मिला है जो माता वैष्णो जी धाम की तीर्थ से जुड़ी हुई पहाड़ियाँ हैं। जहाँ माता वैष्णो धाम है उसी रेंज से ये, उन्हीं पहाड़ी श्रृंखलाओं से ये भंडार मिला है। और जिस गांव में मिला है, जम्मू डिवीजन के जिस गांव सलाल में ये मिला है, बिल्कुल उससे लगे हुए चिनाब नदी पर 359 मीटर ऊंचा चिनाब रेलवे पुल बन रहा है, जो एफिल टावर से भी लगभग 50 मीटर ऊंचा है। तो ऐसे ही तो नहीं हो गया। जब पूरे विश्व का दूसरे नंबर का बड़ा लिथियम भंडार मिल रहा है, उसकी जब खुदाई शुरू होगी, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है। अभी प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी भी हमें, उस पर भी काम करना है देश को। तो आखिर वो कच्चा माल लिथियम ट्रांसपोर्ट तो होगा ना। तो उसकी तैयारी देखिए। मैं इसे अकस्मात नहीं कहूंगा, मैं इसे संयोग नहीं कहूंगा, ये संयोग नहीं है, बल्कि ये पूर्व तैयारी के साथ किया गया प्रयोग है, जैसा कि प्रधानमंत्री कहते हैं। चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल, एफिल टावर से भी 50 मीटर ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है, जिससे कि क्या आप नहीं समझते कि कल को दूसरे और तीसरे और चौथे चरण पूरा होने के बाद जब इसकी प्रॉपर खुदाई शुरू हो जाएगी तो उसका ट्रांसपोर्टेशन की तैयारी पहले ही है। तो ऐसे में हमारी आपकी शंका, हमारी आपकी आशंका, जब मैं ये सिलसिलेवार आपको बता रहा हूँ 1989 से लेके और 2004 तक और 2004 के बाद से यूपीए 1, यूपीए 2 तक और यूपीए 2 तक 26 साल, ये 8 साल 9 साल नरेंद्र मोदी जी के पूरा होने के बाद भी ये 26 साल हो जाते हैं जब एक चरण से दूसरे चरण में पहुंचता है लिथियम खुदाई का काम, लिथियम पता लगाने का काम, लिथियम भंडार के खोज का काम। ये खुशी हमें 26 साल पहले मिल गई होती। हाँ, यहां एक सवाल भी खड़ा होता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी तो एक राष्ट्रवादी सरकार थी। हालांकि इसको कहा जाता ना, राजनीतिक इच्छा शक्ति जिस राजनीतिक नेतृत्व में होती है वो मजबूत फैसले ले लेता है। ये वही अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्होंने परमाणु विस्फोट जैसी मजबूत फैसला लिया। कश्मीर को लेकर संभवतः मुझे लगता है कि वाजपेयी जी के समय में कश्मीर का माहौल उस तरह का नहीं था कि जिस पर वो इस लिथियम वाले पर जा पाते।
क्यों? क्योंकि जहां तक मजबूती की बात है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात है, तो उन्होंने परमाणु बम की प्रयोग, उसका जो परीक्षण था, उसका साहसिक निर्णय पोखरण में लिया था। लेकिन जम्मू कश्मीर से 370 और 35 कैपिटल ए के हटने के बाद एक माहौल, नए माहौल का सृजन हुआ, चाहे वो सामाजिक माहौल हो, चाहे वो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव माहौल हो। आज कश्मीर में शांति है। तो अब जम्मू कश्मीर में के जम्मू डिवीज़न से लिथियम का आशीर्वाद भी माता वैष्णो दरबार के आशीर्वाद से इस देश को हासिल हुआ। और अब हम इस निष्कर्ष पर बिल्कुल पहुंच सकते हैं कि ये राजीव गांधी के बाद कांग्रेस की कमान थामे और कठपुतलियों की सरकार चलाते सोनिया गांधी ने कभी नहीं चाहा कि भारत विश्व के सबसे बड़े, दूसरे बड़े लिथियम भंडार का मालिक बन सके। देश को इस बात की खुशी होनी चाहिए, हमें आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि अब 2014 के बाद, राजनीतिक सत्ता परिवर्तन के बाद, इस देश में एक ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति वाला नेता है, एक ऐसी सरकार है जो भारत प्रथम, नेशन फर्स्ट, देश पहले, देश का विकास पहले, देश की संस्कृति पहले, देश की रक्षा पहले, देश का अभ्युदय पहले, देश का उत्थान पहले, इस भाव से काम कर रही है। और आइए एक बार फिर माता वैष्णो देवी को प्रणाम करते हुए, उनके आशीर्वाद से, उन्हीं की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच मिले इस अभूतपूर्व और जिसको व्हाइट गोल्ड कहा जाता है लिथियम भंडार का स्वागत करें और उम्मीद करें कि बहुत जल्द ही इसके तीसरे और चौथे चरण पूरे होंगे और देश आत्मनिर्भर बन सकेगा। आगे आने वाली पीढ़ी, आगे आने वाले समय के ऊर्जा स्रोत लिथियम का। इसी के साथ दीजिए अवनीश को आज्ञा। आप सभी को नमस्कार। और एक और आग्रह, प्रारब्ध को लगातार देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट्स में ये जरूर बताते रहिए कि आप हमसे किस तरह के चर्चाएं देखना पसंद करेंगे। नमस्कार।